नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने लिए आपके लिए हिंदी की क्लास। और जो बच्चे रीट का एग्जाम देने वाले हैं, ये हिंदी की क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इससे पहले मैंने आपके लिए 2 हिंदी की क्लास ले रखी हैं, जो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये देख लेना, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण सिखाना, या भाषा संचार को सशक्त बनाना, या साहित्य पढ़ाना, या फिर कठिन शब्द सिखाना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए कमेंट में, बताइए क्या हो सकता है। सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए व्याकरण सिखाना नहीं होगा, ये नेगेटिव होता है। और भाषा संचार को सशक्त बनाना, तो देखिए साहित्य पढ़ाना ये भी नेगेटिव है। और कठिन शब्द तो हम सिखा ही नहीं सकते। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव कौन सा है, भाषा संचार को सशक्त बनाना। अब भाषा संचार को सशक्त कैसे बनाते हैं, देखिए हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा में दक्ष बनाना होता है। ठीक है, दक्ष बनाना होता है और कौशल को सुधारना, उनके कौशल को सुधारना होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संचार को सशक्त बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाता है। लेखन, पठन, श्रवण, व्याकरण। क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए क्या हो सकता है। देखिए हिंदी भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाता है। तो देखिए लेखन क्या है, लेखन नहीं होगा, लेखन हिंदी भाषा सीखने में नहीं हो सकता। पठन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब श्रवण कैसे होगा, देखिए श्रवण भाषा सीखने में पहला कौशल श्रवण ही होता है। ध्यान रखना, पहला कौशल जो होता है भाषा सीखने में वो श्रवण होता है, जिसे बच्चे ध्वनियों को पहचानते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चे ध्वनियों को पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं, श्रवण से पहचानते हैं। तो ये पूछ रहा है हिंदी भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाता है। तो सबसे पहला कौशल है वो सी आंसर सही हो जाएगा, श्रवण। ठीक है, श्रवण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, भाषा अंत्यक्रिया का अर्थ क्या है। भाषा का सही उच्चारण, या भाषा का उपयोग बोलचाल में, या भाषा का अध्ययन, या भाषा के नियम सीखना। तो देखिए भाषा अंत्यक्रिया का अर्थ क्या है। सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, कमेंट बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। भाषा सीखने में पहला कौशल श्रवण होता है, मतलब भाषा अंत्यक्रिया का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है, भाषा अंत्यक्रिया का अर्थ। तो देखिए भाषा का सही उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है भाषा का उपयोग बोलचाल में, भाषा का अध्ययन, भाषा के नियम सीखना नहीं होगा। देखिए भाषा जो है वो हम उसका बोलचाल में ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पूछ रहा है भाषा अंत्यक्रिया का अर्थ क्या है। तो अर्थ देखिए, अंत्यक्रिया का तात्पर्य होता है वास्तविक प्रयोग से। ठीक है, जिससे संवाद संभव हो। ठीक है, अब संवाद करेंगे तो क्या होगा, बोलचाल करेंगे तभी तो संवाद हो पाएगा। तो फिर ये पूछ रहा है अंत्यक्रिया का अर्थ क्या है, तो भाषा का उपयोग बोलचाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में संधि और समास पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। शब्दों को बनावट से समझाना, वाक्य निर्माण सिखाना, या काव्य रचना करवाना, या फिर उच्चारण सुधारना। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है। देखिए भाषा शिक्षण में संधि और समास पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए शब्दों की बनावट समझाना, या फिर वाक्य निर्माण कर सिखाना, या फिर काव्य रचना करवाना। तो देखिए जो शब्दों की बनावट समझाना ये है ना आपका, तो संधि और समास शब्दों के निर्माण प्रक्रिया को समझने में सहायक होते हैं। जो संधि समास होते हैं ना आपके, ये शब्दों की प्रक्रिया और बनावट को समझाने में सहायक होते हैं। तो ये पहला ही सही हो जाएगा, शब्दों की बनावट समझाना। ठीक है, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। तो निबंध लेखन, कहानी सुनाना, व्याकरण सिखाना, या फिर प्रश्न पूछना। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। अब बताइए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है, कौन सा तरीका होगा सबसे उपयुक्त। निबंध लेखन, लेकिन निबंध लेखन नहीं हो सकता, ये सबसे उपयुक्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहानी सुनाना या व्याकरण सिखाना, व्याकरण ये नेगेटिव है, इसको छोड़ देना। जहां व्याकरण सिखाना आएगी वो गलत है। प्रश्न पूछना, प्रश्न नहीं पूछ सकते हम, बच्चों को प्रश्न नहीं पूछ सकते। हाँ, कहानी सुनाना ये आपका बहुत ही
अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कहानी सुना सकते हैं। तो सबसे अच्छा श्रवण कौशल विकसित करने के लिए बच्चों में सबसे अच्छा तरीका होता है कहानी सुनाना, कहानियां सुनाना, ठीक है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? रटकर सीखना, व्याकरण ट्रांसलेशन पद्धति, संवाद और गतिविधियों द्वारा, या शब्दकोश देखकर। तो भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए क्या हो सकता है। जो भाषा अधिगम है उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है भाषा अधिगम का? रटकर सीखना, रटकर हम कभी नहीं सीख सकते, इसको ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। रटकर हम कभी नहीं सीख सकते, ये गलत है। व्याकरण ट्रांसलेशन पद्धति, ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण ये गलत, ये गलत। अब संवाद गतिविधियों के माध्यम से, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है ना अधिगम का, भाषा अधिगम का, तो वो संवाद और गतिविधियों बातचीत करना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, संवाद और गतिविधियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। शब्द को उसको देखकर कभी नहीं कर सकते, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा सिखाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा माना जाता है? अब हिंदी है ना, उस भाषा को सिखाने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण होता है, वो क्या होता है बताइए? व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर मौखिक विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि, या फिर आपका मिश्रित विधि? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। हिंदी भाषा सिखाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा माना जाता है? तो देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि बिल्कुल गलत है, पहले ही बता चुका हूं मैं। व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होगा, मौखिक विधि भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि ये भी नहीं होगा, मिश्रित विधि। अब मिश्रित विधि क्यों होगा? देखिए मिश्रित विधि इसलिए होगा क्योंकि मिश्रित विधि, जो मिश्रित विधि है वो व्याकरण मौखिक संचार और अभ्यास सभी शामिल होते हैं इसमें। जो मिश्रित होती है ना, इसमें व्याकरण भी होता है आपका, इसमें संचार भी होता है और इसमें अभ्यास भी होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है हिंदी भाषा सिखाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, तो ये मिश्रित विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों को हिंदी सिखाने में नाटक और भूमिका निभाने की विधि क्यों उपयोग होती है? मनोरंजन के लिए, भाषा को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए, या फिर याददाश्त बढ़ाने के लिए, या फिर केवल मौखिक कौशल सुधारने के लिए? जो बच्चे हैं ना, बच्चों को हिंदी सिखाने में नाटक और भूमिका निभाने की विधि क्यों उपयोग होती है? तो क्यों उपयोग होती है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरंजन के लिए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मनोरंजन के लिए, या भाषा को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए, याददाश्त बढ़ाने? याददाश्त नहीं बढ़ा सकते कभी नहीं, केवल मौखिक कौशल सुधारने। अरे केवल मौखिक कौशल नहीं कर सकते, याददाश्त भी नहीं बढ़ा सकते, मनोरंजन के लिए नहीं होता, ठीक है। भाषा को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए, भाषा जो है उसे व्यवहारिक रूप से हम समझेंगे तो वहां पर आप बच्चों को हिंदी अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। अब व्यवहारिक तरीका क्या होता है? नाटक और भूमिका निभाने की विधि, ठीक है। नाटक सिखाते हैं, व्यवहारिक विधि तो होगी, तो व्यवहारिक रूप से समझाएंगे हम उसको, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा सिखाने में, जो हिंदी सिखाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर व्यवहारिक रूप से समझने के लिए बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि क्या उद्देश्य है? भाषा का संचार कौशल बढ़ाना, अनुवाद में दक्षता बढ़ाना, मौखिक संचार पर ध्यान देना, या फिर साहित्य अभिव्यक्ति बढ़ाना? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का क्या उद्देश्य होता है? भाषा शिक्षण में व्याकरण विधि जो है उसका अनुवाद विधि का क्या उद्देश्य होता है? भाषा का संचार कौशल बढ़ाना नहीं होगा। अनुवाद में दक्षता बढ़ाना, देखिए अनुवाद में दक्षता बढ़ाना इसलिए होगा क्योंकि इस विधि में अनुवाद पर जोर दिया जाता है, ठीक है। भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का क्या उद्देश्य है? तो देखिए व्याकरण जो अनुवाद विधि है ना, इस विधि पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो व्याकरण सिखाने पर सहायता मिलती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इस विधि में अनुवाद पर जोर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवाद में दक्षता बढ़ाना। भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का क्या उद्देश्य है? तो अनुवाद में दक्षता बढ़ाना, ठीक है। मौखिक संचार में ध्यान देना गलत हो जाएगा, साहित्य अभिव्यक्ति बढ़ाना ये भी गलत होगा, तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है आपका, हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता लेखन का महत्व क्या है? लिखने की आदत डालना, साहित्य पढ़ने में रुचि बढ़ाना, या फिर मौलिक विचार प्रकट करने की क्षमता विकसित करना, या फिर सही व्याकरण सीखना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए हिंदी सृजनात्मक लेखन का महत्व क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है सृजनात्मक जो होती लेखन, मतलब
हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का महत्व क्या है? तो लिखने की आदत डालना, लिखने की आदत हमें कभी नहीं डाल सकते, ठीक है। साहित्य पढ़ने में रुचि बढ़ाना, रुचि भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। मौलिक विचार प्रकट करने की दक्षता को विकसित करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सही व्याकरण सीखना, व्याकरण गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को कैसे मापा जाता है? परीक्षा द्वारा, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति द्वारा, या रटने की दक्षता क्षमता द्वारा, या फिर कक्षा में उपस्थिति द्वारा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को कैसे मापा जाता है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को कैसे मापा जाता है, बताइए। परीक्षा द्वारा मापा जाता है, या मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा मापा जाता है, या रटने की दक्षता द्वारा मापा जाता है, या कक्षा में उपस्थिति द्वारा मापा जाता है? क्या होगा, देखिए सोचिए इसका क्या हो सकता है। तो देखिए, ये परीक्षा द्वारा बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को परीक्षा द्वारा हम कभी नहीं माप सकते, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। परीक्षा द्वारा हम कभी नहीं माप सकते। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा, रटने भी नहीं कर सकते, ठीक है। रटने में की दक्षता हम कभी बच्चों में भाषा सिखा ही नहीं सकते रटकर। कक्षा में उपस्थिति हम उसे उपस्थिति में मतलब उपस्थिति दर्ज कराकर हम सिखा सकते हैं? कभी नहीं सिखा सकते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा, ठीक है। अब मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा भाषा सीखने की सफलता को बोलने और लिखने की क्षमता से आंका जाता है। हम बच्चों को लिखवाएंगे और बुलवाएंगे, तभी हम बच्चों को भाषा सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में व्यवहारिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? केवल लिखित परीक्षा लेना, गतिविधियों और परियोजनाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना, या फिर मौखिक परीक्षा लेना, या फिर वो छात्रों को कक्षा में बोलने देना? देखिए, केवल लिखित परीक्षा नहीं ले सकते, ठीक है। केवल गतिविधियों और परियोजनाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना, मौखिक परीक्षा कभी नहीं करा सकते, छात्रों को कक्षा में बोलने देना। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है? हिंदी शिक्षण में व्यवहारिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सोचिए क्या हो सकता है हिंदी शिक्षण में व्यवहारिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो देखिए, केवल लिखित परीक्षा कभी नहीं करा सकते, ध्यान रखना। गतिविधियों और परियोजनाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना, उनकी गतिविधि क्या कह रही है और उनकी परियोजनाएं क्या कह रही है, उस हिसाब से उनका मूल्यांकन होगा, तभी हम उसको व्यवहारिक मूल्यांकन का अर्थ होता है हिंदी शिक्षण में, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट होता है हिंदी शिक्षण में व्यवहारिक मूल्यांकन का सही अर्थ गतिविधियों और परियोजनाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना, ठीक है। क्योंकि देखिए, व्यावहारिक मूल्यांकन में छात्रों के वास्तविक भाषा का उपयोग को परखा जाता है, ध्यान रखना। उनके छात्रों को जो वास्तविक भाषा होती है, वास्तविक, उनको परखा जाता है मूल्यांकन कर मतलब माध्यम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? हिंदी भाषा में नियंत्रण लेखन का क्या अर्थ है? स्वतंत्र रूप से लिखना, शिक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को अनुसार लिखना, या व्याकरण पर ध्यान देना, या फिर केवल अनुच्छेद लिखना? हिंदी भाषा में नियंत्रण लेखन का क्या अर्थ है? सोचिए क्या हो सकता है हिंदी भाषा में नियंत्रण लेखन का अर्थ क्या हो सकता है? तो देखिए, स्वतंत्र रूप से लिखना, ये तो गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से हम कभी नहीं लिखवा सकते, ठीक है। दूसरा है शिक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार लिखना। अब हिंदी भाषा में नियंत्रण लेखन का क्या अर्थ है? तो देखिए, ये सबसे अच्छा अर्थ है। जो शिक्षक आदेश देगा, दिशा निर्देश देगा, उसके अनुसार बच्चे लिखेंगे, तो हिंदी भाषा का नियंत्रण लेखन सही अर्थ यही है, ठीक है। व्याकरण पर ध्यान नहीं दे सकते, केवल अनुच्छेद लिखना, केवल भी नहीं होगा, ये आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये स्वतंत्र रूप से लिखना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भाषा सीखने में आवरण कौशल क्या होते हैं? पठन और लेखन, श्रवण और पठन, श्रवण पठन लेखन और बोलना, या फिर केवल लेखन? भाषा जो सीखने में आवरण कौशल, ये कह रहा है आवरण कौशल होते हैं। क्या होते हैं आवरण कौशल, बताइए। भाषा सीखने में आवरण कौशल क्या होते हैं? सोचिए, पठन और लेखन नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और देखिए, श्रवण और कौशल ये भी नहीं होंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है भाषा सीखने में आवरण कौशल, तो देखिए श्रवण कौशल ये नहीं होंगे, श्रवण और पठन नहीं होंगे, ठीक है। श्रवण पठन लेखन और बोलना, ये आपका हो जाएगा सही। केवल लेखन ये भी गलत है। श्रवण पठन लेखन और बोलना, ये चारों हो जाएंगे। अब चारों क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखिए, भाषा अधिगम में चारों कौशल महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चारों जो कौशल होते हैं वो भाषा अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ये चारों हो जाएंगे, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोग का महत्व क्या है? भाषा की सटीकता सुधारने के लिए, व्याकरण को समझने के लिए, भाषा को जीवन से जोड़ने के लिए, या फिर
भाषा को जीवन से जोड़ने के लिए या फिर परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी भाषा में शिक्षण में भाषा प्रयोग का महत्व क्या है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हिंदी भाषा में भाषा प्रयोग का महत्व क्या है? तो देखिए, भाषा की सटीकता सुधारने के लिए हम कभी सटीकता को सुधार नहीं सकते, ध्यान रखना। व्याकरण को समझने के लिए कभी नहीं ये भी गलत होगा, क्योंकि भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोग का महत्व तो नहीं होगा। ये भाषा को जीवन से जोड़ने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं, गलत, अच्छे अंक लाने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा को जीवन से जोड़ने के लिए, बच्चे के जीवन से जोड़ने के लिए, ठीक है। ये आपका भाषा प्रयोग का सबसे अच्छा महत्व होता है, बच्चे के जीवन से जोड़ने के लिए, भाषा को जीवन से जोड़ने के लिए। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? बच्चों को अनुशासित बनाना, बच्चों में को भाषा सीखने के लिए उत्साहित करना, या भाषा नियम भाषा नियम सिखाना, या केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना? तो देखिए, इसका क्या हो सकता है राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, भाषा शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो बच्चों को अनुशासित बनाना। हम बच्चों को अनुशासित कभी नहीं बना सकते, ध्यान रखना इस बात को। बच्चों को भाषा सीखने के लिए उत्साहित करना, ये आपका पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों को भाषा सीखने के लिए हम प्रेरणा देंगे, उत्साहित करेंगे, तभी ये आपका भाषा शिक्षण में प्रेरणा का सबसे अच्छा महत्व माना जाता है। बच्चों को भाषा सीखने के लिए उत्साहित करना, ठीक है, जागृत करना। तो भाषा नियम सिखाना गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा में अंक दिलाना गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाता है? लेखन किया जाता है, पठन किया जाता है, श्रवण किया जाता है, या फिर व्याकरण किया जाता है? सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाता है? सबसे पहले पूछ रहा है, तो सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सबसे पहले, तो देखिए, सबसे पहले लेखन तो होगा नहीं, पठन भी नहीं होगा, वही होगा जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। भाषा शिक्षण में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाता है? श्रवण किया जाता है। और श्रवण क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे सबसे पहले सुनकर भाषा सीखते हैं, ध्यान रखना, सुनकर भाषा सीखते हैं बच्चे, सुनकर, ठीक है, सुनकर भाषा सीखते हैं, फिर बोलते हैं और पढ़ते हैं और अंत में लिखते हैं। ध्यान रखना, पहले क्या करते हैं? पहले बच्चे बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर अंत में लिखते हैं। तो फिर पहले जब सुनेंगे तो श्रवण ही तो होगा। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, या फिर व्याकरण को प्राथमिकता देना? क्या होगा? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है? हिंदी शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बाल केंद्रित शिक्षा क्या हो सकता है? शिक्षण, हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा कभी नहीं कर सकते, नेगेटिव होगा। बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण देना, ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। क्योंकि बच्चे की रुचि के अनुसार ही हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बी के साथ चला जाएगा। और केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं दे सकते, नेगेटिव हो जाएगा। व्याकरण को प्राथमिकता देना गलत होता है, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा सीखने में संदर्भ विधि किस पर जोर देती है? शब्दों को याद करने पर देती है, या फिर भाषा को संदर्भों के माध्यम से समझने पर देती है, या केवल पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ने पर देती है, या फिर व्याकरण अभ्यास पर देती है? किस पर देती है? बताइए क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? भाषा सीखने में संदर्भ विधि किस पर जोर देती है? संदर्भ विधि तो शब्दों को याद करने पर नहीं, याद हम कभी नहीं करवा सकते, ध्यान रखना, इसकी नेगेटिव होगा ये। भाषा को संदर्भों के माध्यम से समझने पर, या फिर केवल पाठ्यक्रम केवल नहीं होगा, व्याकरण अभ्यास नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अब बी के साथ क्यों चला जाएगा? क्योंकि देखिए, भाषा को संदर्भों के माध्यम से समझने पर, संदर्भ विधि में भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में समझाया जाता है। संदर्भ जो विधि है उसको भाषा को वास्तविक जीवन, ठीक है, वास्तविक जीवन के संदर्भ में समझाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाषा को संदर्भों के माध्यम से समझने पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में नाट्य गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण होती है? परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए, मौखिक संचार और अभिव्यक्ति कौशल सुधारने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, या फिर रटने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए? बताइए क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है? हिंदी भाषा में शिक्षण में नाट्य गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण होती है? जो नाट्य गतिविधि है, ठीक, नाट्य गतिविधि, ठीक है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण होती है? परीक्षा में अच्छे अंक नहीं, सीधा सीधा नेगेटिव। परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए ये नहीं होती, ठीक है। मौखिक संचार और अभिव्यक्ति कौशल सुधारने के लिए, देखिए ये आपका पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखिए, परीक्षा में वो मौखिक संचार और अभिव्यक्ति कौशल सुधारने के लिए, ये आपका इसलिए है क्योंकि देखिए, अभिव्यक्ति कौशल सुधारने के लिए मौखिक और संचार, ठीक है, केवल मनोरंजन नहीं होगा,
और ना आपके रटने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, रटने की प्रक्रिया को कभी नहीं बढ़ा सकते, ध्यान रखना है इस बात को। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अभिव्यक्ति कौशल आपका पॉजिटिव है, नाट्य गतिविधि यही आप क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, स्वर और व्यंजन का शिक्षण किस विधि से प्रभावी रूप से किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि से, व्याकरण अनुवाद विधि से, या मौखिक विधि से, या सभी से? स्वर और व्यंजन का शिक्षण किस विधि से प्रभावी रूप से किया जाता है? स्वर और व्यंजन, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि, जो प्रत्यक्ष विधि है ना आपकी, प्रत्यक्ष विधि में शब्दों और ध्वनियों को वास्तविक संदर्भ में दिखाकर सिखाया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में शब्दों को, ध्वनियों और वास्तविक संदर्भ, शब्दों और ध्वनियों को वास्तविक संदर्भ में दिखाकर किया जाता है। तो इसलिए आपकी प्रत्यक्ष विधि ही हो जाएगी। स्वर और व्यंजन का शिक्षण किस विधि से प्रभावी रूप से किया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। व्याकरण अनुवाद गलत होगा, मौखिक विधि गलत होगा, सभी गलत होगा। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमियों को उजागर करना, छात्रों की भाषा क्षमता का आकलन करना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, या कठिन शब्द सिखाना? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, भाषा जो हिंदी में, मतलब भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमियों को उजागर करना। हम छात्रों की कमियों को कभी उजागर नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, छात्रों की कमियों को उजागर कभी नहीं कर सकते। छात्रों की भाषा क्षमता का आकलन करना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना नहीं, कठिन शब्द सिखाना नहीं, बच्चों को हम कठिन शब्द कभी नहीं सिखा सकते। छात्रों की भाषा क्षमता का आकलन करना, ये आपका पॉजिटिव है। ये आपका मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है, छात्रों की भाषा क्षमता का आकलन करना। बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में बाल गीत का क्या महत्व है? बच्चों का मनोरंजन करना, भाषा की प्रति रुचि बढ़ाना, या फिर शब्दावली और उच्चारण सुधारना, या फिर दोनों? बी और सी हो जाएगा। बताइए हिंदी शिक्षण में बाल गीत का क्या महत्व? बाल गीत का सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर? भाषा शिक्षण में सबसे जो बाल गीत का क्या अर्थ है बताइए? बच्चों का मनोरंजन करना। तो बच्चों का मनोरंजन हम, ये बाल गीत का नहीं होगा। देखिए, भाषा की रुचि, भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना, हम रुचि बढ़ा सकते हैं। शब्दावली और उच्चारण सुधारना, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी कर सकते हैं। दोनों हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। अब बी और सी क्यों होगा? क्योंकि भाषा के प्रति रुचि भी बढ़ाते हैं और शब्दावली उच्चारण सुधारना भी, ये भी आपका बाल गीत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। मनोरंजन करना ये गलत होगा, राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन विधि कौन सी है? केवल लिखित परीक्षा, मौखिक और लिखित दोनों मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, या छात्रों की उनकी गलतियां बताना? भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन विधि कौन सी है? सबसे प्रभावी, केवल लिखित परीक्षा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। सोचिए क्या हो सकता है? मौखिक और लिखित दोनों मूल्यांकन, या केवल मौखिक? गलत होगा, छात्रों को उनकी गलतियां कभी नहीं बता सकते। केवल लिखित परीक्षा, ये भी नहीं होगा। देखिए, मौखिक और लिखित दोनों मूल्यांकन, ये सबसे अच्छा प्रभावी मूल्यांकन विधि का सबसे अच्छा तरीका है। तो बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण में सहपाठी शिक्षण, प्री लर्निंग का क्या महत्व है, क्या लाभ है? शिक्षक का कार्यभार कम होता है, या बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं, या फिर परीक्षा की तैयारी अच्छी होती है, या केवल होमवर्क पूरा करने में मदद मिलती है? ये कह रहा है प्री लर्निंग का क्या महत्व है? शिक्षण में सहपाठी शिक्षण, प्री लर्निंग का क्या महत्व है? तो देखिए, शिक्षक का कार्यभार कम होता है, ये आपका बहुत ही गलत पॉइंट है। ठीक है, शिक्षक का कार्यभार कम इससे नहीं होता, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। प्री लर्निंग का सबसे अच्छा जो मतलब होता है वो ये होता है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं इससे और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। ठीक है, परीक्षा की तैयारी अच्छी होती है, नहीं होती है इससे, केवल होमवर्क पूरा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में संवाद आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी शिक्षण में संवाद आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? व्याकरण की अच्छी समझ विकसित करने के लिए, भाषा का व्यावहारिक उपयोग सिखाने के लिए, या फिर रटने की आदत डालने के लिए, या फिर केवल लिखित परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हिंदी शिक्षण में संवाद आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संवाद आधारित शिक्षण,
सोचिए क्या हो सकता है। संवाद आराध शिक्षण देखिए आपकी व्याकरण की अच्छी समझ विकसित करने के लिए, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपका गलत है, ठीक है, ये होगा नहीं। भाषा का व्यावहारिक उपयोग सिखाने के लिए, रटने की आदत डालने के लिए, नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। केवल लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कराने के लिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और आपका ऊपर वाला भी नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव। तो रह कौन सा गया, ये रह गया। तो भाषा का व्यावहारिक उपयोग सिखाने के लिए ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का क्या लाभ है? भाषा शिक्षण को रोचक बनाना, कठिन शब्दों को समझने में मदद करना, या छात्रों की भाषा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना, या उपयुक्त सभी। ये पूछ रहा है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या लाभ है, बताइए इसका क्या लाभ है। सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है। श्रव्य द्रव्य सामग्री, तो देखिए ये आपका भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य लाभ होता है, वो ये होता है कि देखिए भाषा शिक्षण को रोचक बनाना, ठीक है, भाषा शिक्षण को रोचक बनाना, ये भी आपका सही है, रोचक बना सकते हैं हम, ठीक है। कठिन शब्दों को समझने में मदद करना, सही है ये भी। छात्रों की भाषा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना, ये भी आपका सही है भैया, छात्रों की भाषा ग्रहण करने की क्षमता को हम बढ़ाते हैं। तो ये आपके तीनों हो जाएंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का व्यवहार ज्ञान देना, छात्रों को अनुवाद की क्षमता प्रदान करना, या छात्रों को मौखिक रूप से दक्ष बनाना, या केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद का विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का व्यवहारिक ज्ञान देना, भाषा को हम व्यवहारिक ज्ञान देने में नहीं, ये नहीं होगा। छात्रों को अनुवाद की क्षमता प्रदान करना, तो देखिए जो व्याकरण अनुवाद विधि है ना, इसमें छात्रों को अनुवाद की क्षमता का प्रदान करना सबसे अच्छा तरीका है, अनुवाद की क्षमता प्रदान करना, ठीक है। छात्रों को मौखिक रूप से दक्ष बनाना नहीं बना सकते, केवल परीक्षा अंक, ये भी नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की कल्पनाशीलता और भाषा अभिव्यक्ति को विकसित करना, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना, छात्रों को कठिन शब्द सिखाना, या फिर केवल लिखावट सुधारना। क्या होगा? छात्रों की कल्पनाशीलता और भाषा अभिव्यक्ति को विकसित करना। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए छात्रों की कल्पनाशीलता और भाषा अभिव्यक्ति को विकसित करना, ये आपका पॉजिटिव है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और पढ़ते हैं, केवल परीक्षा की तैयारी नहीं करवा सकते, नेगेटिव है। छात्रों को कठिन शब्द कभी नहीं सिखा सकते, केवल लिखावट सुधारना, ये भी नेगेटिव है। तो राइट आंसर पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, पॉजिटिव भी पूछा है, ठीक है, ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कल्पनाशीलता और भाषा अभिव्यक्ति को विकसित करना होता है, राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में पठन कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका है? कठिन शब्दों को याद कराना, नेगेटिव है बिल्कुल। कठिन शब्दों को याद कभी नहीं करा सकते, ध्यान रखना। छात्रों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। देखिए हिंदी शिक्षण में पठन कौशल विकसित करने का बच्चों में सबसे अच्छा तरीका होता है छात्रों को उन्हें स्वतंत्रता देना, पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना, ठीक है। केवल शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना गलत है, व्याकरण नियम सिखाना गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देखना। आपके छांट के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इस क्लास से बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और इससे आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके रीट एग्जाम में। तो ये आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ रोजाना, ठीक है। डेली आपके लिए वीडियो आ रही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।